हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर रोशन भैया। तो आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए चलिए हम जानते हैं कि क्लास 10th साइंस में कौन कौन से ऐसे 30 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो कि सीबीएसई हर साल अपने क्वेश्चन पेपर में देती है। ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में रहेगा ही रहेगा, तो एनी हाउ ये सारे क्वेश्चंस करके जाना। हर साल सीबीएसई अपने क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन देती है। आपका मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, चलिए मैं एक एक करके आपको सारा ही क्वेश्चन जो है बताता हूँ। इसका आंसर्स भी आप लोगों में बता दूंगा, आपको एनी हाउ ये सारे क्वेश्चन करने ही करने हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल। फेरस सल्फेट क्रिस्टल इसका कलर क्या होता है। इसी में एक क्वेश्चन ये भी पूछा है कि हाउ डज दिस कलर चेंज आफ्टर हीटिंग। और जब हीट करते हैं तो इसका कलर फिर क्या चेंज हो जाता है। इसका आंसर देखो यहाँ पे दिया गया है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल जिसका फॉर्मूला होता है FeSO4 × 7H2O। इसका जो कलर होता है ये लाइट ग्रीन कलर का होता है। कलर याद कर लेना। इसको जब हीट करते हैं तो हमें व्हाइट कलर का फेरस सल्फेट मिलता है। पहले ये फेरस सल्फेट क्रिस्टल के फॉर्म में है, अब ये व्हाइट कलर का हमें फेरस सल्फेट मिल जाता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। अब इसमें जो दूसरा एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि जब इसको हम हीट करते हैं तो फिर इसका कलर कौन सा कलर का चेंज हो जाता है। तो फिर से जब हम इसको दोबारा हीट करते हैं ना तो ये रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। ठीक है, तो इसको याद रख लेना, दोनों रिएक्शन को भी याद रखना। ओके, एंड अगला इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि नेम द प्रोडक्ट फॉर्म ऑन स्ट्रांगली हीटिंग फेरस सल्फेट क्रिस्टल। इसको जब स्ट्रांगली हीट करते हैं तो प्रोडक्ट में हमें क्या मिलता है। तो अभी हमने बताया फेरस सल्फेट मिल रहा है ब्राउन कलर का जो कि था। और ये किस प्रकार का केमिकल रिएक्शन है, तो यहाँ पे आपने देख ही रहा है क्या है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। इसको याद कर लेना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। हर साल सीबीएसई अपने क्वेश्चन पेपर में देती है। आप प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर मिला लेना, आपको वो क्वेश्चन मिल जाएगा कई सालों में। चलो नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। दिया गया है व्हाट इज ऑब्जर्व व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब। अगर टेस्ट ट्यूब में पोटेशियम आयोडाइड को और लेड नाइट्रेट को मिला दिया जाए तो क्या होगा। देखो इसका भी आंसर्स यहाँ पे देख लो। लेड नाइट्रेट को अगर हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलाते हैं तो हमें एक येलो कलर का प्रिसिपिटेट मिलता है, लेड आयोडेट। अब सॉरी हाँ, लेड आयोडेट। अब इसका जो रिएक्शन है आप यहाँ पे देख सकते हो, ये लेड आयोडेट है जो कि हमें एक वाइट कलर का सॉरी येलो कलर का प्रिसिपिटेट मिल रहा है। एक अगला क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, और ये किस टाइप का रिएक्शन है। तो प्रिसिपिटेट बन रहा है ना, तो ये प्रिसिपिटेशन रिएक्शन होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, एंड एक क्वेश्चन ये भी दिया गया है कि इसका जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है ये भी करके दिखाओ। तो यहाँ पे इसका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी हमने करके दिखा दिया। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है। देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये क्वेश्चन हर साल रिपीट रहता है। ये जो क्वेश्चन छोड़ा, जो बच्चा इस क्वेश्चन को छोड़ा, सोच लो उसका नंबर कटा ही कटा। आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों की तैयारी करके जानी है। और आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई भी करना है क्या ऑक्सीडाइज हुआ है और क्या रिड्यूज हुआ है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन गेन करे या फिर हाइड्रोजन लूज करे, यही होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि ऑक्सीजन अगर हम ऐड करते हैं या फिर हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो उसी को कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ पे देखो रिडक्शन हुआ है, ओ का रिडक्शन हो गया, ऑक्सीजन लूज हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो ये भी यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन लूज किया रिडक्शन हो गया, ऑक्सीजन गेन किया ऑक्सीडेशन हो गया। और इस क्वेश्चन में जैसे पूछा गया था कि कौन सा ऑक्सीडाइज्ड हुआ, तो कार्बन ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, कार्बन यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड हुआ। और जिंक ऑक्सीडाइज्ड क्या हुआ, रिड्यूस हो गया। समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। दिया गया है नेम द गैस इवॉल्व व्हेन डाइल्यूट HCl रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड हाउ इज इट रिकॉग्नाइज्ड। अब यहाँ पे बोला गया है कि जब डाइल्यूट HCl रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ तो कौन सा गैस इवॉल्व होता है। तो इसका आप आंसर्स यहाँ पे देख लो। यहाँ पे जो रिएक्शन है वो भी हमने आप लोग को यहाँ पे दे दिया है कि जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करता है डाइल्यूट HCl के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। कौन सा गैस रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये वाला रिएक्शन याद कर लेना। और एक और क्वेश्चन था उसका आंसर यहाँ पे हमने आप लोग को दे दिया है। ठीक है, तो इसको याद कर लेना दोनों रिएक्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 × 10H2O। ठीक है, अब इसके बाद इसमें यह भी दिया गया है कि इसको हम किस प्रकार से बेकिंग सोडा से ऑब्टेंड करते हैं और इसका क्या क्या इंडस्ट्रियल यूज़ है, ये सब आपको लिखना है। तो ये सब सारा देख लो यहाँ पे किस प्रकार से हम बेकिंग सोडा से इसको ऑब्टेंड कर रहे हैं, इसका रिएक्शन याद कर लेना और इसका यूज़ भी याद कर लेना। ठीक है, ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रीज़ में। ये सब सारा याद कर लेना। एग्जामिनेशन में ये भी क्वेश्चन गारंटी आएगा, हर साल आता है। नेक्स्ट आए क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन हाउ द फॉलोइंग मेटल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम देयर कंपाउंड्स बाय द रिडक्शन प्रोसेसेस। रिडक्शन प्रोसेस से इन कंपाउंड्स को किस प्रकार से हम
ऑब्टेंड करते हैं, जैसे मेटल एम जो है वो मिडिल रिएक्टिविटी सीरीज़ में हम कैसे ऑब्टेंड करेंगे, या फिर मेटल एन को हम रिएक्टिविटी सीरीज़ हाई रिएक्टिविटी सीरीज़ से हम किस प्रकार से ऑब्टेंड करेंगे, और इसका दोनों का एग्जाम्पल भी लिखना है। तो इसका आंसर यहाँ पे देख लो कि जो मेटल एम था जो मिडिल रिएक्टिविटी सीरीज़ से हम किस प्रकार से ऑब्टेंड कर रहे हैं वो भी यहाँ पे है, और मेटल एन जो कि हाई रिएक्टिविटी सीरीज़ से किस तरह से ऑब्टेंड करेंगे वो भी हमने आप लोग को यहाँ पे दे दिया है। आंसर दे दिया है, इसको अच्छे से लिख लो अपने कॉपी में, रट लो, जैसे तैयारी करनी है कर लो, मुझे नहीं पता, बस आपको करना है क्योंकि एग्जामिनेशन में आएगा। नेक्स्ट आए क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज मीन्ड बाय रिफाइनिंग ऑफ मेटल। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स क्या होता है? देखो रिफाइनिंग ऑफ मेटल का यहाँ पे दे दिया हमने डेफिनेशन कि द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग द इम्प्योर मेटल, इम्प्योर मेटल को प्यूरिफाई करना ही रिफाइनिंग ऑफ मेटल कहलाता है। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन ये भी था कि नेम द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड ऑफ रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल्स। जो मोस्ट वाइडली हम मेथड यूज करते हैं रिफाइन करने के लिए इम्प्योर मेटल्स को क्या है, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ये याद कर लेना। एंड इसमें एक क्वेश्चन ये भी था कि इसको डिस्क्राइब भी करना है डायग्राम बनाकर, तो यहाँ पे देख लो डायग्राम देख लो, और यहाँ पे इसको डिस्क्राइब हमने कर दिया है। इसकी भी तैयारी कर लो, एनी हाउ करो, मुझे नहीं पता कैसे करोगे, 100% गारंटीड है ये क्वेश्चन आपके पेपर में छपा हुआ रहेगा, हर साल ये पेपर में आता ही आता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 8 को देख लो। अब यहाँ पे गिव रीजन वाला कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आता है, जैसे यहाँ पे आपका पूछ देगा कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स वेयर एज नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? कारण बताओ, क्यों मेटल जो है गुड कंडक्टर है और नॉन मेटल जो है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो इसका आंसर देख लो, यहाँ पे हमने दे दिया है फर्स्ट वाला का आंसर, यहाँ पे आपको फर्स्ट वाला का आंसर मिलेगा। ठीक है, सेकेंड में फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि मेटल रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स वेयर एज नॉन मेटल डू नॉट, तो क्यों ऐसा होता है, तो इसका भी आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन फिर यहाँ पे देख लो कि हम आयरन नाइफ को अगर ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन पे डिप करते हैं, डुबोते हैं, तो उसका कलर जो होता है वो लाइट ग्रीन कलर का हो जाता है, ऐसा क्यों होता है, तो भाई देखो इसका भी आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। ये एक्टिविटी वाले से क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, आप एक्टिविटी वाला देख लेना, ये एक्टिविटी वाले से क्वेश्चन दिया हुआ है। एंड 4 नंबर दिया गया है कि सोडियम इज केप्ड अंडर किरोसिन। सोडियम को हम किरोसिन में डुबो कर क्यों रखते हैं, क्योंकि ये बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल होता है इसलिए डुबो कर रखते हैं। तो इसका भी आंसर देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है सोडियम बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, इसको अगर हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रखें तो इस वजह से इसको केरोसिन ऑयल में डुबो कर रखा जाता है। एंड लास्ट पूछा गया है कि कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम और एल्युमिनियम, तो ऐसा क्यों है, तो इसका आंसर भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये 5 क्वेश्चन आपका गिव रीजन से पूछा जाता है हर साल, इसको भी एनी हाउ आपको करके जाना है। नेक्स्ट आगे जो क्वेश्चन दिया गया है, हमें कुछ कंपाउंड्स के नाम लिखने के लिए बोले गए हैं, और कंपाउंड के नाम लिखने के लिए भी आएगा। जैसे यहाँ पर देखो 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए इथ लगाते हैं, और इसमें जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है वो इथेनॉल ऑल का है, अल्कोहल का, यानी इथेनॉल इसका आंसर होगा। सो इसका आंसर देखो इथेनॉल है। एंड ये जो है अल का, ये जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है वो अल का जुड़ा है, तो इथेनॉल होगा क्योंकि 2 ही कार्बन है। तो कंपाउंड्स के नेम भी याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 10 है, वाई डज मिसेल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस व्हेन सोप इज एडेड टू वाटर। जब सोप को वाटर में हम ऐड करते हैं तो मिसेल का फॉर्मेशन होता है। कैसे मिसेल का फॉर्मेशन देख लो यहाँ पे कैसे होगा, इसका हमने आंसर्स यहाँ पे लिख दिया है, जिसमें आपको पता होगा हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, ये सब के बारे में आप लोग को लिखना होगा। ठीक है, इसको पढ़ लेना, इसको याद कर लेना, यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको दे दिया है हमने। चलो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट आगे अब क्वेश्चन नंबर 11 है, एक्सप्लेन द क्लीनिजिंग एक्शन ऑफ सोप। सोप का जो क्लीनिजिंग एक्शन है, किस प्रकार से सोप क्लीनिजिंग एक्शन मतलब काम करता है। देखो यहाँ पे मिसेल का भी फॉर्मेशन किस प्रकार से हुआ है, आप यहाँ पे देख रहे होगे। तो सोप का क्लीनिजिंग एक्शन यहाँ पे देख लो, आंसर्स को किस प्रकार से हमने यहाँ पे लिख दिया बहुत ही अच्छे तरीके से, ताकि आप आंसर्स को याद कर सको। एंड याद रखना कि इसका क्लीनिजिंग एक्शन का ये जो आपको यहाँ पे हाईलाइट दिखाई दे रहा है ना, ये इसका जो है मेन आंसर है। आप पूरा का पूरा छोड़ दोगे चलेगा, लेकिन ये जो हाईलाइटेड है ना, इसको एनी हाउ याद करके जाना है। क्लीनिजिंग एक्शन के लिए ये आपका मेन पॉइंट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ड्रॉ अ डायग्राम डिपिक्टिंग ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल। पहले तो हमें ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल का डायग्राम बनाना है, उसको लेवल करना है, क्या क्या दिखाना है उसमें, क्या क्या लेवल करके दिखाना है, तो गॉल ब्लैडर दिखाना है, लीवर दिखाना है, और पैनक्रियाज दिखाना है। तो यहाँ पे देख लो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल का डायग्राम है, यहाँ पे हमने लीवर दिखा दिया, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, इसोफेगस, ये सब सारा हमने दिखा दिया है। एंड यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि लीवर का और पैनक्रियाज का क्या रोल है, या फिर क्या फंक्शंस होगा, ये भी आप लिख सकते हो। तो इसका यहाँ पे रोल देख लो, फंक्शन देख लो, लीवर का यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से आगे जब आप पढ़ोगे तो आपको पैनक्रियाज का भी मिल जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट आई क्वेश्चन पूछा गया कि नेम द ऑर्गन विच परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस इन ह्यूमन। जैसे एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, फूड को कौन सा ऑर्गन जो है वो डाइजेस्ट करता है, तो फूड को डाइजेस्ट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन, याद रख लेना, और वाटर को एब्जॉर्ब करता है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, इसका आंसर हालांकि यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है ड्रॉ अ नीट एंड लेवल्ड डायग्राम ऑफ ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। अब आपको ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम का डायग्राम बनाना है और उसके जो भी नाम वगैरह होंगे वो भी आपको लिखना होगा। एंड लंग्स का क्या रोल होता है गैसेस के एक्सचेंज में, इसको भी डिस्क्राइब करना है, मतलब एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे रिस्पायरेटरी सिस्टम का जो डायग्राम है, लेवल है करके हमने दिखा दिया है, और क्या रोल है लंग्स का वो भी हमने यहाँ पे लिख दिया है। अच्छे से याद कर लेना, यानी आपको तैयारी करके जाना है क्योंकि एग्जामिनेशन में आएगा ये। अगला क्वेश्चन है हॉर्मोन्स क्या होता है और कौन सा हार्मोन थायराइड जो है वो सीक्रेट करता है और उसके क्या फंक्शन है। हॉर्मोन्स क्या होता है, तो हॉर्मोन्स एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि इंडोक्राइन ग्लैंड्स द्वारा सीक्रेट किया जाता है। अच्छा, इसका यहाँ पे देख लो, दे दिया है थायराइड ग्लैंड जो है वो 3 प्रकार के हॉर्मोन्स को सीक्रेट करता है। एक है थायरोक्सिन, दूसरा है ट्राई थायरोनिक, एंड थर्ड है यहाँ पे कैल्सिटोनिन। अब इन सब के क्या क्या फंक्शंस है यहाँ पे हमने लिख दिया है। ठीक है, अच्छे से इसको याद कर लेना, एग्जामिनेशंस में आएगा। अगला क्वेश्चन में हमें यहाँ पे एक फिगर दिया गया है, आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना ABCD क्या क्या इसमें नाम होगा। तो यहाँ पे देख लो, इसका आंसर में ABCD के लिए यहाँ पे हम दे दिया A जो स्टिग्मा है, B पोलन ट्यूब, C ओवेरी, D फीमेल जर्म सेल होगा। ठीक है, तो ये सब सारा यहाँ पे हो जाएगा। फिर इसी में पूछा गया है पॉलिनेशन क्या होता है और इसके सिग्निफिकेंस को भी एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया है। तो पॉलिनेशन क्या होता है, B का आंसर यहाँ पे दे दिया है कि पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होना एंथर ऑफ ए फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर, सेम फ्लावर। ठीक है, तो यहाँ पे उसका डेफिनेशन भी हमने दे दिया है, उसका सिग्निफिकेंस भी हमने वहाँ पे लिख दिया है। एंड इसी में एक्सप्लेन करने बोला गया है प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर्स, फ्लावर्स में किस प्रकार से फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। एंड फिर ये भी पूछा है जो फर्टिलाइजेशन के बाद सीड किस चीज़ में डेवलप होता है, फ्रूट किस चीज़ में डेवलप होता है। आपको याद रखना है जो सीड होता है ना, वो जो ओव्यूल होता है वो सीड में डेवलप हो जाता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल होता है वो सीड बन जाता है और जो ओवेरी होता है वो फ्रूट बन जाता है। तो ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड लेवल द पार्ट। पहले तो आपको ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसकी डायग्राम बनानी है और फिर अगला बताना है यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा पार्ट जो है वो एग प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे देख लो, आपको आंसर दिख रहा होगा ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ओवरी वो पार्ट है जो कि एग जो है वो डेवलप करता है, ये आपको पता होगा। इसी में अगला क्वेश्चन बोला गया है कि फ्यूज़न कहाँ पे होता है, तो ये फ्यूज़न जो है फैलोपियन ट्यूब होता है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस होता है। तो ये भी आप यहाँ पे इसके आंसर्स को लिख सकते हो। अगला है वेयर जायगोट इज़ इम्प्लीमेंटेड, कहाँ पे जायगोट जो होता है इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो यूटेरस वो पार्ट है जहाँ पे फर्टिलाइज्ड गेस्ट एग्स को जो होता है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन ये भी यहाँ पे दिया गया है कि एक क्वेश्चन ये भी है कि व्हाट हैपेंस टू ह्यूमन एग व्हेन इट इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड। ह्यूमन एग का क्या होगा जब वो फर्टिलाइज्ड होगा ही नहीं, तो जब फर्टिलाइज्ड नहीं होगा तो क्या होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर आप कंप्लीटली देख सकते हो। रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, लगभग देखा जाए तो हर प्रत्येक साल जो है ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो एनी हाउ इसके क्वेश्चन की तैयारी करनी ही करनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 जो है, यहाँ पे एक हेरिडिटी से एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आपको फिनोटाइप F1 प्रोगेनी का बताना है, इसका जो गिव रीज़न है वो भी देना है। ठीक है, यहाँ पे पहला जो आंसर है आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद B नंबर में भी यहाँ पे आपको कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ F2 प्रोगेनी में आएंगे वो भी आपको लिखना होगा। तो B नंबर का भी आंसर यहाँ पे देख सकते हो, या आप जो भी आंसर हमने दे दिया है। एंड यहाँ पे आपको इसका जो फिनोटाइपिक रेशियो है, जीनोटाइपिक रेशियो है वो भी लिखना होता है। तो फिनोटाइपिक रेशियो भी हमने यहाँ पे आप लोग के लिए लिख दिया है। ठीक है, तो ये सब सारा कर लेना तैयारी। मैं अभी आप लोगों को समझा नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं समझाने गया ना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मेरा मकसद था क्वेश्चन आंसर देना, बाकी तैयारी आपको करनी है। आप याद कर लो, नहीं याद समझ आप खुद से समझने की कोशिश करो, नहीं समझ में आएगा कमेंट करोगे, मैं किसी पर्टिकुलर दूसरे वीडियो में आपको अच्छे से समझा दूंगा। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करना कि सर ये क्वेश्चन जो है हमें समझ में नहीं आया, मैं वो क्वेश्चन एग्जैक्टली जो है आपको किसी दूसरे वीडियो में समझा दूंगा। नेक्स्ट आए क्वेश्चन नंबर 18 है, वाई डिड मैंडल चूज गार्डन पी फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स। मैंडल ने गार्डन पी को ही अपने एक्सपेरिमेंट के लिए क्यों चुना, और इसके 2 कारण बताने हैं आपको। क्यों चुना, इसके 2 कारण। तो यहाँ पे देख लो, 2 कारण आप लोग के लिए हमने दे दिया है। ठीक है, क्यों उन्होंने चुना था।
एंड आपको यहाँ पे दिया गया है कि दो कॉन्ट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर्स जो कि गार्डन पी के लिए मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट में यूज़ करते हैं वो आपको बताना है। देखो मेंडल की तरफ से 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर दिए हुए थे, तो यहाँ पे आपको कोई भी 2 पेयर देने हैं। तो हमने एक प्लांट हाइट का दे दिया जिसमें टॉल डोमिनेंट कर रहा है, ड्वार्फ जो रिसेसिव कर रहा है, और एक कलर दे दिया जिसमें कलर में येलो डोमिनेंट कर रहा है और ग्रीन जो है रिसेसिव है। ये 2 हमने दे दिया है, बाकी सातों आप याद करके जाना, हो सकता है दूसरा भी दे दे, तो सातों याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है। अब यहाँ पे दिया गया है कि ए बी और सी डी 2 स्फेरिकल मिरर है। आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ए बी और ये सी डी 2 स्फेरिकल मिरर आपको दिखाई दे रहा होगा फ्रॉम पार्ट्स ऑफ ए हॉलो स्फेरिकल बॉल, और एक ही बॉल से लिया गया होगा, एक ही बॉल से ये दोनों ही जो है वो लिया गया है। मतलब आप समझ रहे हो कि इसकी रेडियस और इसकी रेडियस इक्वली ना होगी, क्योंकि वो तो एक ही बॉल से लिया गया है। अब इसको लेकर दिया गया है कि आर्क ए बी जो है 1/2 आर्क सी डी के है, तो इसका जो रेशियो है वो हमें बताना है पहले फोकल लेंथ का। फोकल लेंथ का रेशियो भाई 1:1 ही आएगा। क्यों 1:1 आएगा? क्योंकि दोनों का फोकल लेंथ तो एक ही होगा ना, क्योंकि रेडियस एक है। तो इसका जो f1/f2 डायरेक्ट करके हम लोग क्या कर सकते हैं 1/1, यानी 1:1 इसका आंसर निकल जाएगा। एंड इसी में एक ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि ये किस प्रकार का जो इमेज है वो फॉर्म करेगा और क्यों करेगा। तो यहाँ पे दे दिया हमने कि वर्चुअल इमेज जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ना, वो हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। तो ये किस प्रकार का मिरर है, तो वर्चुअल मिरर है, और ये वर्चुअल इमेज फॉर्म कर रहा है क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, क्योंकि जो मिरर ए बी होगा वो वर्चुअल इमेज होगा। तो इस तरह से आपको आंसर्स को लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है। इसमें हमें पावर ऑफ लेंस क्या होता है पहले तो ये बताना है, फिर इसका यूनिट बताना है। पावर ऑफ लेंस का यूनिट क्या होता है? डायोप्टर होता है, पता होगा आपको। एंड यहाँ पे एक न्यूमेरिकल्स है, इसको कर लेना। ठीक है, आंसर्स यहाँ पे देख लो। पावर ऑफ लेंस का जो भी डेफिनेशन है वो भी हमने दे दिया है। डायोप्टर होगा उसका यूनिट यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, मैंने आपको बोल दिया है। ठीक है, और सी नंबर का न्यूमेरिकल है, उसका आंसर भी यहाँ पे देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है। व्हाट इज़ मायोपिया? मायोपिया क्या है? 2 कारण बताना है मायोपिया के, और इसका डायग्राम भी आपको ड्रॉ करके दिखाना है। तो यहाँ पे देख लो मायोपिया क्या होता है। इसका जो 2 यहाँ पे कारण था वो भी हमने आप लोग को बता दिया है, एंड इसका जो डायग्राम है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड ये भी क्वेश्चन दिया गया है कि वाई इज़ द नॉर्मल आई अनेबल टू फोकस ऑन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड विद इन 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई। तो इसका आंसर्स भी यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। सारा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसको अच्छे से तैयारी करते जाओ। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम दिया गया है। फिर हमें यहाँ पे पहले करंट निकालना है, फिर टोटल करंट निकालना है, फिर टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। तो इसका आंसर्स भी यहाँ पे देख लो करवा दिया हमने। मैं आपको क्वेश्चन आंसर दे रहा हूँ, जहाँ पे छोटा मोटा क्वेश्चन मुझे मिल रहा है वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ताकि आपको छोटा मोटा क्वेश्चन याद हो जाए। बाकी लॉन्ग क्वेश्चन आप थोड़ा समझ लेके इसको बना लेना। नेक्स्ट आए क्वेश्चन नंबर 23 है, जिसमें यहाँ पर भी आपको एक न्यूमेरिकल ही दिखाई दे रहा होगा, जिसमें बोला गया है कि 2 लैंप्स है, इसका जो कितना कितना वाट का कितना वोल्ट का है वो दे दिया गया है। ठीक है, ये बोला गया है कि पैरेलल कनेक्ट किया गया है, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी दिया गया है। तो पहले तो इसका सर्किट डायग्राम आपको बनाना है कि किस तरह से इसको हम कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर इसका सर्किट डायग्राम देख लो। देन यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन करने हैं, जैसे करंट आपको निकालना है, टोटल एनर्जी निकालना है। तो इसका जो आंसर है ये यहाँ पे कंप्लीट ही आप देख लो, इसको देख लो, स्क्रीनशॉट कर लो और इसकी तैयारी कर लेना। एग्जामिनेशन में गारंटी आएगा ये न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है। बोला गया है एक कॉइल है इंसुलेटेड वायर का, जो कि कनेक्ट किया गया है गैल्वेनोमीटर के साथ। तो व्हाट वुड बी सीन इफ अ बार मैग्नेट विथ इट्स नॉर्थ पोल टुवार्ड्स वन फेस ऑफ द कॉइल इज, पहला दिया गया है मूव्ड क्विकली टुवार्ड्स इट। फिर कुछ और आगे क्वेश्चन है, और लास्ट में ये भी पूछा गया है कि इसमें कौन सा फिनोमेना जो है इन्वॉल्व हुआ है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे इसके फिगर को देख लो। यहाँ पे देखो गैल्वेनोमीटर भी जो है लगाया गया है, एंड ये सब सारा क्वेश्चन का आंसर्स यहाँ से याद कर लो। ठीक है, मैं अभी आंसर्स आप लोग नहीं समझा रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे वीडियो आप लोग के लिए जल्दी जल्दी बनानी है, ताकि आपका कम समय में ज़्यादा तैयारी मैं करवा सकूँ। बाकी अगर नहीं समझ में आएगा कमेंट करना, मैं दूसरी वीडियो में आपको अच्छे से जरूर समझाऊंगा अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो। अब जैसे ये क्वेश्चन ये है, यहाँ पे बोला गया ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग में क्या डिस्टिंग्विश है, क्या क्या डिफरेंसेस है, ये आपको लिखना है। तो ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट में क्या डिफरेंस है यहाँ पे हमने लिख दिया है। साथ ही ये भी पूछा गया है कि वाई आर द कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर्स मेड ऑफ एन एलवाई रैदर देन प्योर मेटल। प्योर मेटल के रैदर में हम एलवाई का क्यों इस्तेमाल करते हैं कॉइल्स को बनाने के लिए, तो इसका आंसर्स भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है। इसमें आप लोग को बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज में डिफ्रेंशिएट करना है। देन यहाँ पे लिखना है कि कौन से ऐसे 2 चेंजेस हैं
हैबिट दैट पीपुल मस्ट अडॉप्ट टू डिस्पोज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट फॉर सेविंग द इन्वायरमेंट, यानी कि कौन से ऐसे 2 चेंजेस हैं जो लोग कर सकते हैं ताकि वो हमारे इन्वायरमेंट को बचा सके नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से। तो इसका आंसर यहाँ पे देख लो। सबसे पहले तो यहाँ पे डिफरेंसेस दे दिया है हमने, कौन से 2 कदम थे जो कि उठा सकते थे लोग, इसके बारे में भी हमने यहाँ पे लिख दिया। ऐसे 2 क्या हमने यहाँ पे देख लो 5-5 दे दिए हैं, इसमें से कोई 2 ही लिखना था, ठीक है, आप याद कर लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है, जिसमें यहाँ पे आपको एक फूड चेन दिखाई दे रहा होगा। अब बताया जा रहा है कि अगर 10,000 जूल ऑफ सोलर एनर्जी अवेलेबल टू द ग्रास, इसमें अगर 10,000 जूल जो है सोलर एनर्जी अवेलेबल है तो कितना अवेलेबल होगा डियर के पास। तो डियर से लाइन में कितना एनर्जी ट्रांसफ़र हुआ, तो इसका आंसर देख लो। 10% पता है कि एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, तो डियर से लाइन में कितना ट्रांसफ़र हुआ, तो देख लो 1000 से 100 जूल हो गया, ठीक है। आंसर यहाँ पे देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 28 है, बोला गया है एनर्जी फ्लो इन फूड चेन्स इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। जो एनर्जी फ्लो होता है फूड चेन में ये हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, तो इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। और इसमें एक क्वेश्चन ये भी है कि एक्सप्लेन हाउ द पेस्टिसाइड्स इंटर फूड चेन एंड सब्सिक्वेंटली गेट इनटू आवर बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर्स को भी आप देख लो, स्क्रीनशॉट मार लो, अच्छे से पढ़ लेना, याद कर लेना, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में 29 है, व्हाट इज़ ओजोन। एक क्वेश्चन तो गारंटी रख लो, 100% रख लो, ओजोन से छपा हुआ रहेगा। सबसे पहले आपको बताना है ओजोन क्या है, कैसे ये एटमॉस्फेयर में बनता है, एंड हाउ एक्सप्लेन हाउ डज इट अफेक्ट एन इकोसिस्टम। हमारे इकोसिस्टम को ये किस प्रकार से अफेक्ट कर रहा है, इसकी एक्सप्लेनेशन करनी है। तो ओजोन क्या होता है, किस प्रकार से ये अफेक्ट करता है, ये सब सारा यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, अच्छे से बस इसको याद कर लेना। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 है कि वाई इज एक्सेसिव यूज़ ऑफ CFCs ए काउज ऑफ कंसर्न। बहुत ज़्यादा CFC का यूज़ करना एक काउ मतलब कंसर्न है हमारे लिए। तो ये आपको इसका आंसर्स यहाँ पे देख सकते हो कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, यानी CFC जो होता है वो ये पोटेंट कंपाउंड्स होता है जो रिलीज़ करता है क्लोरीन हमारे एटमॉस्फेयर में, जो कि ओजोन से रिएक्ट करके मॉलिक्यूल्स बनाता है और मॉलिक्यूल्स बना के ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है। इस वजह से ये कंसर्न है हमारे लिए CFC। तो इस तरह से आपको आंसर्स जो है वो बना के लिख देनी है, ठीक है। तो ये 30 जो क्वेश्चन है ये टॉप 30 क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो हर साल CBSE अपने बोर्ड परीक्षा में देती है। हमने सारे चैप्टर को मिला के एनालाइज करके आप लोग के लिए ये टोटल जो 30 क्वेश्चन हैं वो लाया हुआ है, ठीक है। आगे मैं आप लोग को अदर सब्जेक्ट का भी इसी तरह से जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो हर साल रिपीटेड रहते हैं, ये क्वेश्चंस कर लोगे ना आप, इतना यकीन मानो आप एग्जामिनेशंस में साइंस में कभी भी फेल नहीं करोगे। साइंस में कभी आप फेल नहीं कर सकते अगर आपने ये टोटल 30 जो क्वेश्चंस हैं ये कर लिए तो। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ये क्वेश्चंस करने के बाद साइंस में फेल नहीं करोगे, ठीक है। बाकी अगर आपको और अच्छा मार्क्स चाहिए, बाकी आप चाहते हो कि नहीं मेरा 80 में 70+ चाहिए, तो भाई इसके लिए केस बेस्ड क्वेश्चंस उसकी तैयारी करनी होगी, जिसके लिए हम आपको आगे वीडियो बना के बहुत ही जल्दी देंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले। थैंक यू।